Assalamualaikum. Today's topic of a discussion under the Global Age video is climate change and of course its repercussions in the contemporary world. As you all know, recently there was a summit which is known as COP26. What is that? What are the reasons behind that? What are the outcomes of COP26? इसको हम आज डिस्कस करेंगे. COP बेसिकली आपको इस वर्ड का पता होना चाहिए. What is the abbreviation behind that? COP means Conference of Parties. COP26 is happening in Glasgow, which is the city of UK. इसमें बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में साइन किया गया था यूनाइटेड नेशन की तरफ से, उसके पैक्ट्स के ऊपर दोबारा बात हुई है. उस एग्रीमेंट के क्लॉजेस के ऊपर दोबारा बात हुई है. दैट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग नाउ. What we need to do for that? As you all know, climate change के जो repercussions हैं 2021 में, they are very brutal. सबसे important जो event है, if I quote it, that is Australian bushfires and then Turkish bushfires recently, जिसकी वजह से आपका ecological system जो है brutality के साथ disturb हो रहा है. Along with that, अगर मैं आपको बताऊं तो आपके इसके साथ साथ जो repercussions हैं वो obviously CO2 gases की emissions हैं, जिसकी वजह से करंट टाइम में लाहौर का एयर इंडेक्स देख लें, इट्स इवन नॉट बेरेबल, स्पेशली फॉर द अस्थमा पेशेंट्स. इट इज ऑल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है. स्मोक है, पोल्यूशन है, अदर देन दैट बुश फायर्स हैं, वाइल्ड फायर्स हैं, फ्लड्स हैं. ये सारी की सारी सिचुएशंस जो हैं वो क्लाइमेट चेंज की वजह से क्रिएट हो रही है. बट दैट्स नॉट ऑल. आपके जितने भी कोस्टल एरियाज हैं वो 2050 तक ड्रॉन आउट कर जाएंगे. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि 2050 तक कराची जो है वो ऑलमोस्ट उसकी 90% पॉपुलेशन को वहां से एवैक्यूएट कराना पड़ेगा. इसके लिए जो टर्म यूज हो रही है दैट इज नोन एज क्लाइमेट रेफ्यूजीज. क्लाइमेट रेफ्यूजीज की अगर बेटे मैं आपको बात बताऊं तो करंट टाइम में अगर हम सिर्फ यूरोपियन यूनियन की बात करें तो वहां पर हार्डली अगर तमाम कंट्रीज का अकोमोलेटिव सेंस में हम देखें तो हार्डली टोटल रेफ्यूजीज 30 लाख बनते हैं, जो मिडिल ईस्ट के डिफरेंट स्टेट्स में गए हैं और फिर यूरोप में. और पूरी वर्ल्ड के अंदर एक वेव स्टार्ट हो गई है दैट वी नीड टू डू द और इम्प्लीमेंट द थ्योरी ऑफ पॉपुलिज्म. लीडर्स इस बात को कैच कर रहे हैं. माइग्रेंट्स और इमिग्रेंट्स की पॉलिसीज चेंज हो रही. अब मैं आपको ये बताती हूँ कि अगर क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लाइमेट रेफ्यूजीज आते हैं तो उनको आप किस तरह से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि वो रेफ्यूजीज वो होंगे जिन्होंने स्क्रैच से अपनी लाइफ स्टार्ट कर दी. पाकिस्तान में करंटली कराची की पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है. आप उस 2.25 करोड़ में से 1.95 करोड़ की पॉपुलेशन को किस तरह से एडजस्ट करें. एंड दैट्स नॉट ऑल. बांग्लादेश के ऑलरेडी बहुत से सिटीज के अंदर क्लाइमेट रेफ्यूजीज आ रहे हैं. अलॉन्ग विद दैट मलेशिया, मालदीव जैसे कंट्रीज जो हैं वो टोटली वर्ल्ड मैप से ही जो है वो आप समझे डिमिनिश कर जाएंगे. उसकी रीजन ये है बेटा कि क्लाइमेट रेफ्यूजीज जो है वो मूव आउट करेंगे. फ्लड आएगा तमाम तर एरियाज में, वो एरियाज जो है वो रहेंगे ही नहीं है प्लैनेट के ऊपर. तो क्लाइमेट रेफ्यूजीज को आपने किस तरह से एडजस्ट करना है. उनकी फूड, उनका वाटर, उनका ऑब्वियसली डेली लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, अलॉन्ग विद दैट एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, आप लोग इसको किस तरह से एडजस्ट करेंगे. क्लाइमेट रेफ्यूजीज के अलावा जो हमें सबसे बड़ा थ्रेट है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बुशफायर्स, जो मैं आपको पहले भी बता दी थी. अमेज़न इज नोन एज द लंग्स ऑफ अर्थ, और अमेज़न के फॉरेस्ट के अंदर 24/7 फायर लगी होती है. आप यहाँ से अंदाजा करें कि वो तकरीबन 40% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं. 60% आर लेफ्ट. बट फॉर हाउ लॉन्ग टाइम? बिकॉज आपको पता है एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है ट्रीज और प्लांट्स का. डे टाइम में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज़्यादा है, रात को CO2 की इमिशन ज़्यादा होती है. अगर ये कंटिन्यू रहता है तो आप देख लें कि लॉन्गर रन में हम अपने लंग्स जो अर्थ के हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. अब आप देखें कि कोविड-19 की वजह से ह्यूमन बींग्स के लंग्स जो हैं उनकी कैपेसिटी कोलैप्स कर रही थी और हमें पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन क्रिएट करना पड़ा. व्हाट इफ ये सिचुएशन जो है वो क्रिएट होती है फॉर अर्थ फॉरेस्ट एंड स्टफ, यानी कि अर्थ फॉरेस्ट वगैरह के कॉनोटेशन के अंदर आपके लंग्स ही नहीं रहेंगे तो आप इस दुनिया पे सर्वाइव कैसे करेंगे. आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास प्रॉपर एयर नहीं है, आपके पास पोल्यूशन इतनी ज्यादा है. व्हाट इज लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस. सो क्लाइमेट चेंज के लिए एक्शन लेने के लिए और उन लैंडमार्क्स को अचीव करने के लिए कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई. अगेन जितने भी डेवलप स्टेट्स हैं जो इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे कि चाइना, इन तमाम तर कंट्रीज को डिक्टेट करने के लिए कॉन्फ्रेंस जो है वो कंडक्ट की गई थी. इसमें जो अच्छा पॉइंट सामने आया है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्सेशन.
कि करंटली अब कार्बन टैक्सेशन को इम्पोज करने का टाइम आ गया। व्हाट इज कार्बन टैक्सेशन? अगर इसका मैं बहुत माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट आपको समझाऊं तो इसका मतलब है जितनी भी इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस के अंदर, आप उनके ऊपर टैक्स लगाएं कि आप इतना कार्बन अगर पोल्यूटेड कर रहे हैं तो आपको उसके बदले में इतना पैसा पे करना है गवर्नमेंट को, ताकि वो वही पैसा रेप्लिकेट करके इन्वेस्ट कर सके ग्रीन बेल्टिंग स्कीम्स के अंदर। तो दैट इज बेसिकली कार्बन टैक्सेशन। इससे फाइनली होगा क्या कि इंडस्ट्रीज वन डे और अनदर शिफ्ट कर जाएंगी किसके ऊपर बेटा? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के ऊपर, हाइड्रो एनर्जी के ऊपर, सोलर के ऊपर, ताकि उनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोबारा से हो सके। क्योंकि जो पैसा वो गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं वो वापस नहीं आना, बट जो पैसा वो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट के साथ हाइड्रो या सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट कर देंगे वो पैसा फिर वापस आ जाना है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाएगी। कार्बन टैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट पूरी वर्ल्ड में अब इस पॉइंट पर जो है वो उन्होंने शेड की है लाइट कि फाइनली वी नीड दीज काइंड ऑफ एनर्जी जो इको फ्रेंडली हो, जो पोल्यूशन क्रिएट ना करें। इसी के लिए उन्होंने कहा है कि फॉसिल फ्यूल की बर्निंग्स को जो है वो हमें कंट्रोल करना है। तो कोयल से जो एनर्जी प्रोड्यूस की जा रही है फाइनली उसको बेसिकली अब शिफ्ट किया जाएगा सोलर एनर्जीज को। फॉर इंस्टेंस मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल कोट करती हूँ। पाकिस्तान में भी लीडर्स आर वेरी सीरियस अबाउट इट। इसी के कॉन्टेशन में उस्मान बज़दार ने जो है वो 2 मंथ्स पहले अनाउंस किया था कि हम पंजाब को एक सोलर प्रोविंस बनाने जा रहे हैं। उसकी रीजन ये है पंजाब को सोलर प्रोविंस बनाने की, क्योंकि पंजाब की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पंजाब में आपकी इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है। अगर ये पूरा का पूरा प्रोविंस आपका सोलर प्रोविंस में कन्वर्ट हो जाता है तो डेफिनेटली इट इज बेनिफिशियल फॉर ऑल। उससे बेनिफिट क्या होगा कि जितनी भी आपकी रोड्स हैं बेटा, जितनी भी गवर्नमेंटल बिल्डिंग्स हैं, हॉस्टल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको सोलर पैनल पे शिफ्ट कर दिया था। अलॉन्ग विद दैट ऑब्वियसली जितने आपकी सोसाइटीज हैं, कॉर्पोरेशन सोसाइटीज हैं, वहां पर ये ट्रेंड वैसे ही बहुत कॉमन है सोलर पैनलिंग वाला। इसी को जो है वो बेसिकली वापटा और लेस्को के साथ भी इनकलकेट किया जा रहा है, जिसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। इसमें नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, जिसमें आपके घर में एक सोलर पैनल का भी मीटर लगाया जाएगा, जिससे जितने यूनिट्स आप यूज करोगे, जितने सेव करोगे, वो सेव होने वाले यूनिट्स वापटा को मिल जाएंगे। और जब सर्दियों में, विंटर्स में सूरज नहीं होगा तो आप वही यूनिट्स वापस वापटा से ले लोगे। तो नेट मीटरिंग जीरो, मतलब मीटरिंग एक समझने आपको बिल जो है वो जीरो आएगा। अलॉन्ग विद दैट इको फ्रेंडली। एंड थर्ड पॉइंट, गवर्नमेंट पर बर्डन कम होगा। आप अपनी बिजली जो है उसके लिए डिपेंडेंट नहीं करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर, और इसकी वजह से लोड शेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट भी खत्म हो सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते वो ये है कि इस अगर हम सोलर मीटरिंग पे शिफ्ट करते हैं सोलर पैनल्स के ऊपर, तो इंडस्ट्रीज जो है बड़ी जल्दी ग्रूम करेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रीज के क्राइसिस की सबसे बड़ी रीजन जो है वो लैक ऑफ एनर्जी रिसोर्स है। तो जब एनर्जी मिलेगी प्रॉपर्ली तो इंडस्ट्रीज 24/7 चलेगी। जब वो 24/7 चलेंगी तो वो रेप्लिकेट करेंगी प्रोडक्ट्स के अंदर। जब प्रोडक्ट्स मैक्सिमम बनेंगी तो हमेशा बिजनेसमैन क्या करता है, कम पैसे पे प्रोडक्ट निकाल देता है मार्केट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होती है और उससे प्रोडक्ट बिकता भी ज्यादा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेफिसिट भी खत्म। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के लिए आपको डिफरेंट टेक्निक्स की जरूरत है। जिस तरह मराइशन मॉडल है, 4 टैप मॉडल टेक्नोलॉजी है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। जापान में जिस तरह से वो सी वाटर को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर आपको मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को जो है फॉलो करने की जरूरत है। सोलर के अलावा और ऑब्वियसली हाइड्रो के अलावा आपको विंड एनर्जी को जो है वो यूटिलाइज करने की जरूरत है। तमाम एनर्जीज जो बेसिकली ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के कहलाती हैं, अगर आप उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज खत्म तो नहीं होगा, बट इसका प्रोसेस स्लो डाउन हो सकता है। और प्रोसेस को स्लो डाउन करने के बाद आप फर्दर स्टेप्स ले सकते हैं, ताकि बेहतर तरीके से जो वर्ल्ड है एज अ होल, हम इस वर्ल्ड को बचा सकें। सेव द प्लैनेट नाउ, ये जो आपका एक स्लोगन है, इसको हम प्रैक्टिकलिटी के साथ जो है वो फुलफिल कर सकें। सो ये मैंने आपको आइडिया देना था क्लाइमेट चेंज के बारे में, COP26 कहाँ पर हुई, इसके मेजर रीजंस क्या थे और क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या। थैंक यू।